भारत विभिन्न भू आकृतियां वाला एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। ठीक है ना। भारत में अनेक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। पर्वत, पठार, ये मैदान, ये द्वीप समूह आदि। देश के लगभग 10.7% भाग पर पर्वत यानी कि 10.7% भाग पर्वत, 18.6% पहाड़ियाँ और 27.7% पठार और 43% मैदान पाए जाते हैं। इनको आप ऊंचाई के अनुसार भी रट सकते हैं, जैसा कि मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था। मैदान के बाद पठार, पठार के बाद पहाड़ी, पहाड़ी के बाद पर्वत। इस प्रकार ऊंचावच और संरचना के आधार पर भारत को 5 भू आकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। 5 कौन कौन से? जिसमें से पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ध्यान से सुनेंगे तो काम मजा बनेगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये भारत मान लो पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत विश्व की सबसे ऊंची, सबसे विशाल पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची, सबसे विशाल, विश्व की सबसे लंबी नहीं है, लंबी एनडीजे। ये विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है, यानी कि प्लेट विवर्तन में प्लेटों के वलन से, ठीक है ना, वलन से बने हैं, ठीक है ना। तो वलित पर्वत। इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट और पूर्वी भाग में मिस्पी पहाड़ी या नामचा बरवा के निकट 2 तीव्र अक्षसंगीय मोड़ हेयरपिन टर्न की भांति मिलते हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। यहाँ नंगा पर्वत के पास, नंगा पर्वत, और यहाँ नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तरी पूर्वी दबाव के कारण, अब एक्चुअली में जैसे भारत है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तरी पूर्वी दबाव के कारण इधर प्रेशर लगा, निर्मित हुए हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल है और तिब्बत की ओर अवतल। मतलब आप ये हिमालय पर्वत है तो यूं, तो ये भाग उत्तल है और ये अवतल है। समझ में आ रही नहीं आ रही? पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती और ऊंचाई बढ़ती जाती है। वेरी गुड। अगर अपन यूं चलेंगे, ठीक है ना, अगर अपन यूं चलेंगे तो हिमालय की एक तो ऊंचाई तो बढ़ती और चौड़ाई घटती, चौड़ाई घटती, ऊंचाई बढ़ती, जिसके फलस्वरूप ढाल भी तीव्र हो जाती है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अब और चीज समझने वाली बात, जैसे ये हिमालय, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय से भी परे। हिमालय का उत्तरी भाग, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के भाग है, ये ध्यान रखना, जिनका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है। ये हिमालय पूर्व, ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। आपको पता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पश्चिमी हिमालयन जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मिलते हैं। K2 यानी गाडविन आस्टिन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ K2 काराकोरम जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, जो भारतीय भूभाग में स्थित है। ट्रांस हिमालय व्रत हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। यानी कि ये जोन, इसका नाम अपन क्या रखेंगे? इंडो सांगपो सच्चर जोन से अलग होता है। ठीक है ना। अब हिमाद्री यानी वृहद हिमालय, अब इसके बारे में बात हो रही है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किमी, 120 से 190 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। विश्व के प्राय सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नहीं लिखते तो सही है ना। नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब देखिए यहाँ लघु हिमालय, ठीक है ना। क्या यहाँ लघु हिमालय, ये वृहद हिमालय से कैसे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना, द्वारा अलग होता है। अब लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय, यहाँ इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किमी, सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर। अब देखिए पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणियां इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं। अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। यह अल्पाइन चारागाह। परीक्षा में अगर पूछे कि भारत में अल्पाइन चारागाह के उदाहरण क्या है, तो मर्ग और बुग्याल या पयार अल्पाइन चारागाह। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि को लिया जा सकता है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है।
लघु हिमालय और शिवालिक। मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। चलिए, ये हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला है, मतलब दक्षिणी भारत, यानी कि दक्षिण से अगर अपन जाएं तो शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय, ठीक है ना, हिमाचल या मध्य हिमालय, और फिर मेन हिमालय जो वृद्ध हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ये भी ध्यान रखना। चलिए, हिमालय का सबसे नवीन पर्वत है, ये सबसे नवीन पर्वत है, ये भी ध्यान रखना। कौन? शिवालिक सबसे नवीन पर्वत है। ये 10 से 50 किमी चौड़ा, 900 से 1200 मीटर ऊंचा, ये दो श्रेणियां के विपरीत ये खंडित रूप में मिलता है, यानी ये इतना पैरेलल नहीं चल पाता। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां हैं, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां हैं, ठीक है ना। जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार बोलते हैं। हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में दून या द्वार, जैसे हरिद्वार, देहरादून, समझ में नहीं आ रही, ये नाम बोलते हैं। कृषि की अच्छी संभावना होने के कारण इन घाटियों में लोगों का अच्छा बसाव है। शिवालिक के निचले भाग को तराई बोलते हैं, फिर ये एरिया तराई वाला एरिया आ जाता है। कौन सा? शिवालिक का दक्षिणी भाग। हाँ, ये तराई वाला एरिया आ जाता है। ये दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। तराई से छठे दक्षिणी भाग में वृहद सीमावर्ती भ्रंश है मिलता है, जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। कश्मीर भ्रंश। हिमालय प्राय धनुष की आकृति में है, यूं है। तिब्बत के पठार की ओर इसका ढाल मंद है, यानी कि इधर की ओर ढाल मंद है, ढाल कम, इसलिए हमेशा हिमालय पर चढ़ाई करते हैं तो नेपाल जाते हैं, उधर से चढ़ाई करते हैं, ठीक है। अतः हिमालय के उत्तर में हिम नदों का जमाव अधिक है। जहाँ पश्चिमी हिमालय क्रमिक श्रृंखलाओं में ऊंचाई प्राप्त करता है, वहीं पूर्वी हिमालय अचानक काफ़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। पश्चिम हिमालय क्रमिक ऊंचा है और पूर्वी हिमालय अचानक ऊंचा है। वेरी गुड। यहाँ प्रायद्वीपीय प्रखंड से निकली चट्टानें जीवाओं के दबाव में ऐसे तीखे अक्ष संघीय मोड़ मिलते हैं जैसे चट्टानी समूह एक दूरी पर मोड़ दिए गए हो। अतः ये मोड़ हिमालय की अंतिम सीमा नहीं है, बल्कि सिंधु नदी के दूसरी ओर स्थित पर्वत जैसे सुलेमान। अब ये समझना आपको, ये हिमालय हैं, पर इनमें एक्चुअली में क्या कि जैसे कि दक्षिणी भारत, अपना भारत जो है, यहाँ जोर लगाया तो ये मोड़ पड़ गए, यहाँ समझ में आई ना। तो सुलेमान, किरथर, ये पाकिस्तान में, ये भी हिमालय की भाग है। और पर्वत, और जैसे यहाँ दियांग गाज से निकलता है, म्यांमार में अराक्वा योमा, अराक्का योमा, ठीक है ना, वो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र आदि भी हिमालय के ही अंग हैं। हिमालय के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी छोरों पर सिंधु और दियांग गार्ज मिलते हैं। यहाँ सिंधु और यहाँ दियांग गार्ज, ठीक है ना। सिंधु गार्ज यानी कि अगर आपको कहे कि भाई के हिमालय कहाँ से कहाँ तक, तो सिंधु गार्ज से लेकर दियांग गार्ज तक। समझ में आई ना बात? गुड।
हिमालय क्षेत्र में काराकोरम, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला आदि अनेक दर्रे मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम ऊंचा दर्रा है, ये थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ से चीन को जाने वाला एक सड़क भी बनाई गई है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ये ध्यान जरूर रखना। बुर्जिल दर्रा, कि भाई बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है, ठीक है ना। बुर्जिल, गिलगित जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। जोजिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी भाग में स्थित है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला। ठीक है ना। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर का जाने का रास्ता। बनिहाल दर्रा, नाम तो याद होगा ये बनिहाल दर्रा। आपने अगर जम्मू से कश्मीर से बीएड की है तो जवाहर सुरंग इसी में है। बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बाड़ा लाचाला दर्रा मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। थागाला, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इनसे मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर गुजर जाता है। अगर आपको कैलाश घाटी जाना है, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील जाना है, तो आपको लिपुलेख दर्रे से। कौन से दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से। सिक्किम में स्थित नाथुला और जेलेपला दर्रा व्यापक सामरिक महत्व है। यहाँ से दार्जिलिंग, चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। बोमडिला और यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा तवांग घाटी से होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग है। बोमडिला दर्रा, तवांग क्षेत्र तो आप जानते हैं जिस पर चीन दावा करता है। तवांग क्षेत्र जिस पर चीन दावा करता है, ठीक है। दिफू और पांगशाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई कि भारत और म्यांमार के मध्य दर्रा है, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है ना। म्यांमार में अभी वैसे बेचारे में सैनिक शासन लग चुका है, ठीक है ना। आंग सान सूकी जेल में पड़ी है, यूएनओ जोर लगा रहा है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा में इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। चलिए आगे। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र सांग को बोलते हैं, आदि पूर्ववर्ती नदियां ने। पूर्ववर्ती नदियां का मतलब हिमालय से पहले थी, ठीक है ना। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। पूर्ववर्ती नदियां, हिमालय से भी पहले पूर्ववर्ती नदियां ने हिमालय क्षेत्र में गहरी घाटियां, गार्ज और कैनियन का निर्माण किया। हिमालय के उत्थान के दौरान इन नदियों के द्वारा निरंतर कटाव से निर्मित हुई विभिन्न नदियां ने हिमालय को 4 प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांटा है। कौन कौन से? अब अगर अपन हिमालय की बात करें तो कश्मीर हिमालय यानी कि सिंधु से सतलज तक, ये तो सिंधु और ये सतलज। सिंधु से सतलज तक, ये क्या नाम? कश्मीर या पंजाब हिमालय। ये समझने वाली बात है। हाँ,
560 किमी की लंबाई जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। यह हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार इसी के भाग है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है। ठीक है ना। ये 250 से 400 किमी चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। कौन सा? कश्मीर या पंजाब हिमालय। अब कुमायूं हिमालय, तो सतलज से काली, क्या नाम? कुमायूं। सतलज और काली नदियां के मध्य हिमाचल हिमालय का भाग है, जो 320 किमी की लंबाई में उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि इसके प्रमुख शिखर है। नंदा देवी इस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी। अब नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता, ये नेपाल हिमालय 800 किमी की लंबाई में फैला है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है, परंतु हिमालय की ऊंचाई अधिक। यहाँ हिमालय का सर्वोच्च शिखर यहीं मिलते हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मंगल। और फिर असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग। ठीक है ना। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों और भूटान देश में विस्तृत है। यह हिमालय की ऊंचाई पुनः कम होने लगती है। ये 720 किमी लंबाई है। ये तो हमने अब हिमालय के उत्तर से दक्षिण भी डिवाइडेशन पढ़े, और हिमालय के पूर्व से पश्चिम डिवाइडेशन भी पढ़ लिए। ध्यान रखना। अब हम करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। एक्चुअली में गोंडवाना तो आप जानते हो, गोंडवाना, अंगारा लैंड, गोंडवाना और अंगारा लैंड भाग किसके थे? पेंजिया के। ठीक है ना। फिर पेंजिया टूटा, गोंडवाना और अंगारा लैंड बन गया। ठीक है ना। तो गोंडवाना का पार्ट है, यानी कि भारत का तो सबसे पुराना भाग है। ये एक त्रिभुजाकार आकृति में है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के मध्य है। अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा है। अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा पर फैली है। राजमहल और मेघालय की पहाड़ियाँ के मध्य राजमहल गारो गैप स्थित है। आपको पता है ये गारो जो पश्चिम बंगाल में है, इसे राजमहल गारो गैप स्थित है, जो जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक जाने से निर्मित हुआ, जलोढ़ गंगा नदी के जलोढ़ से। ठीक है ना। तो ये गैप। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। अब जैसे इसमें अपन देखेंगे कि यह विंध्याचल पर्वत है। ठीक है ना। तो सोन, चंबल और दामोदर नदियां की दिशा से स्पष्ट है। अब देखिए, चंबल यूं निकलती है, सोन यूं निकलती है, दामोदर भी यूं निकलती है, तो इससे स्पष्ट है। दक्षिणी भाग इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, और दक्षिणी भाग का ढाल जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की दिशा से स्पष्ट है। भारत के दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभक्त है। इसके अंतर्गत मालवा, येरा, बैतूल और बघेलखंड, ठीक है ना, ये ऊपर वाले भाग पठार मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने का भी प्रयास। दंडकारण्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। दंडकारण्य को जरूर याद रखना, DK1, जहाँ सर्वाधिक माओवादी होते हैं।
ठीक है ना, दंडकारण्य। रायलसीमा का पठार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहाँ रायलसीमा का पठार। तेलंगाना का पठार, वेरी गुड, ठीक है ना। हजारीबाग और छोटा नागपुर के पठार जो यहाँ मिल जाएंगे आपको। प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक घर्षित प्राचीन पठारी भाग है। घर्षित, प्राचीन पठारी भाग। हाँ, यहाँ प्राचीन पर्वतमाला के अवशेष पाए जाते हैं एवं हिमा आच्छादन के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी कि कभी कभी यहाँ इतने ऊंचे थे, क्योंकि अब तो ये घर्षित हो गया, पहले इतने ऊंचे पर्वत थे। हिमा आच्छादन, अरावली के बारे में कहा जाता है ये हिमालय से 3 गुना ऊंची थी, पर अपना जो बडेरावे ने घस नहीं करी, बहुत मेहनत की है हमारे पूर्वजों ने। जहाँ हिमालय में क्षैतिज संचलना के उदाहरण हैं, वहीं प्रायद्वीपीय पठारी भाग में लंबवत संचलन के उदाहरण हैं। अरावली श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है, क्योंकि अरावली पर्वत भी पार्ट ऑफ दक्षिण का पठार। ये विच्छिन्न पहाड़ियाँ की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है, ठीक है ना। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू गुरु शिखर में मिलती है। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी और घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ये विंध्याचल, ये अरावली हो गई, ये विंध्याचल हो गया, ठीक है। ये मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है और उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। ये नॉर्थ को साउथ से विंध्याचल। और आपको पता है, आपने पौराणिक कथाएं या हिंदू माइथोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगस्त्य ऋषि एक बार विंध्याचल पर्वत को सूर्य को चैलेंज कर दिया था कि मेरे को पार करके दिखा, तो विंध्याचल ऊपर बढ़ने लगा। तो अगस्त्य ऋषि विंध्याचल को पार करके गया और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक तो ऊंचा नहीं होगा। और अगस्त्य ऋषि दक्षिणी भारत में ही रह गए थे, ठीक है ना। ये विंध्याचल यानी उत्तर और नॉर्थ को मिलाने वाला, ठीक है ना। इसलिए अगस्त्य ऋषि को दक्षिणी भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। और अगस्त्य ऋषि का ही फ्रेंड या शिष्य कौंडिन्य ब्राह्मण, जो ठेठ इंडोनेशिया, द्वीप, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो वहाँ चला गया और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था। और अगस्त्य ऋषि की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलती हैं उधर, मतलब कंबोडिया में। तो विंध्याचल एक बहुत बड़ी बात है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियाँ के रूप में झारखंड तक लगभग 1050 किमी की लंबाई तक विस्तृत है, झारखंड तक। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये जस्ट सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में समानांतर फैली है, बिल्कुल, जो पश्चिम में राजपीपड़ा पहाड़ियाँ से प्रारंभ होकर महादेव मैकाल पहाड़ियाँ के रूप में छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। यहाँ महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक। सतपुड़ा की सबसे ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ में मिलती है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जहां से सोन, नर्मदा और दामोदर नदियों का उद्गम होता है, ठीक है ना। अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, दामोदर। मैकाल श्रेणी की पूर्व की ओर जाने पर छोटा नागपुर, राजमहल की पहाड़ियाँ मिलती है। मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ गारो खासी जयंतियाँ, और इसी के आधार पर जनजातियों के नाम भी पड़े हैं। पहाड़ियाँ भी वस्तुतः दक्षिणी प्रायद्वीप का ही अंग है, ठीक है ना। अब ये जरूर ध्यान रखना, ये हिमालय आ जाता है इधर से तो, पर ये गारो खासी जयंतियाँ जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मैंने बताया था ये गैप भरा था,
छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार समप्राय मैदान का सुंदर उदाहरण है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, खनिज संसाधना की वजह से। खनिज संसाधना की वजह से यहाँ उद्योग भी बहुत पनपे, तो भारत का रूर हो गया। यहाँ की खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का संपन्न देश। शिलांग का पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर के पठार का ही अग्रभाग, ठीक है ना। ये बीच में थोड़ा सा नीचे रह गया था, तो नदियों द्वारा पाट दिया गया। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ये नर्मदा और ये ताप्ती, ठीक है ना। यानी कि नर्मदा विंध्याचल के दक्षिण में से और सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती, ठीक है ना। तो ताप्ती नदी यहाँ से लेकर, ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक ये 1600 किमी लंबाई में विस्तृत है पश्चिमी घाट। तट नहीं, घाट। समझ पा रहे हैं? देखो ये सिस्टम आपको समझना होगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भूल जाते हैं। देखिए ये तो है तट, ठीक है ना, और फिर ये है घाट, ठीक है, और ये जो बीच में जो क्षेत्र बसता है तटीय मैदान, ठीक है ना। ये क्या है, तटीय मैदान। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, समझ में आई? ये ध्यान रखना। ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश का गार है। फॉल्ट हुआ, अब जैसे इसको तोड़ दूं मैं, तो इधर से तो ऊंचा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये फॉल्ट है, बल्कि भ्रंश का गार है। ये उस भ्रंश का द्योतक है जो अफ्रीका से भारत को अलग होते समय उत्पन्न हुआ। जब पेंजिया टूटा ना, जब अंगारा लैंड टूटा, उसका पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में गिर की पहाड़ियाँ, यहाँ गिर की पहाड़ियाँ स्थित है, जो एशियाई शेरा के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। तापी से यानी 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, इस पर बेसाल्ट लावा का प्रभाव मिलता है, और 16 डिग्री नॉर्थ से पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित नीलगिरी तक ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती है। यहाँ से ये ग्रेनाइट और नीस की चट्टान, यहाँ तक तो लावा का पठार, और यहाँ ग्रेनाइट और नीस। थाल घाट, भोर घाट, पार्ल घाट, ये आपको ये बता देंगे सारा, इसको वो पता बचपन में MBA। पश्चिमी घाट के प्रमुख दरें हैं जिनकी ऊंचाई 581, 229 ये है ऊंचाई। महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री में स्थित थालघाट दरा, महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री में स्थित थालघाट दरा, ठीक है ना। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोरघाट भी महाराष्ट्र में है। भोरघाट भी महाराष्ट्र में, जो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग, ठीक है ना। मुंबई नागपुर के मध्य थाल, मुंबई पुणे के मध्य भोरघाट, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियां के बीच केरल में स्थित पालघाट दरा, यहाँ पालघाट दरा, जो कालीकट, तिरचूर और कोयम्बटूर ईरोड के रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। क्या नाम? कलसुबाई, ये ध्यान रखना। कलसुबाई। महाबलेश्वर भी इनकी एक प्रमुख चोटी है, जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो आप परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, ये भी पूछ सकते हैं।
चलिए, नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई दोदा बेटा में है, मिलती है। अब ये दोदा बेटा जो नीलगिरी की है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उटकमंड या ऊटी नीलगिरी में स्थित है। ऊटी कहाँ? नीलगिरी। ये पश्चिमी घाट के संपूर्ण दक्षिणी भारत का भी सर्वोच्च शिखर है। अनईमुडी के निकट ही पालनी और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ इलायची, फिर पालनी की पहाड़ियाँ। शैनकोटा गैप कार्डेमम पहाड़ियाँ में स्थित है। शैनकोटा गैप यानी दर्रा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियाँ में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट श्रृंखलाबद्ध नहीं मिलता यार ये, क्योंकि जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के द्वारा जगह जगह गैप बना दिए गए। क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों द्वारा जगह जगह से गैप काट दिए गए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ओडिशा का अरामाकोंडा यानी विशाखापत्तनम चोटी है, उड़ीसा में। पूर्वी घाट को सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी यानी उत्तरी सरकार, मध्य में कुडपा और तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नलामला, एरामला, वेलुकोंडा, पालकोंडा, कुडपा, पड़ाई, शेवारी, जावड़ी तमिलनाडु पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। यहाँ ये सारा का सारा आप नक्शा देखेंगे ना, तो नलामला आंध्र प्रदेश में नलामला मिल जाएगा, एरामला मिल जाएगा, वेलुकोंडा, पालकोंडा, कुडपा पहाड़ी, शेराई, जावादी मिलेंगे। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यद्यपि दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट ये सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। अब करते हैं अपन उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखर, ये वाला एरिया, गहरे खड्डाओं विस्तृत घाटियां से लेकर मध्य में गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान है, ये वाला एरिया, जिसे उत्तर का विशाल मैदान के नाम से भी जाना। इसका विस्तार 3200 किमी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और चौड़ाई 150 से 300 किमी। यहाँ 300 है। ये मैदान जलोढ़ अवसादा से निर्मित है, अन्य नदियों द्वारा लाई गई गाद से। इसमें जलोढ़ा का निक्षेप 2000 मीटर की गहराई तक है, यानी 2000 मीटर तक आपको पत्थर नहीं मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि 33 भूसनती के निरंतर संक्रय होने और अवसादा में उसके निरंतर जमाव की प्रक्रिया से इस मैदान का निर्माण हुआ। भाई ये हिमालय, ये तो इनमें टकराव से निरंतर टकराव हुआ और फिर ये नदियां गाद लेके आती रही और ये मैदान बना दिया। इन मैदानों में ऊंचावच अत्यंत समान, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो मैदान है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल ढाल है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल समतल। और कहीं भी इसकी ऊंचाई 204 मीटर से अधिक नहीं है। अंबाला के आसपास की भूमि इस मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है। यानी अंबाला एक ऐसा शहर है जिसका आधा पानी तो अरब सागर में गिरता है और आधा पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की नदियां अरब सागर में। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ये थोड़ा सा देखना ढंग से। भाई ये हिमालय की शिवालिक खत्म हुई, ये क्या है? शिवालिक।
ठीक है ना। तो शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से मिलता है बाबर। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किमी है। यहाँ कंकर, ठीक है ना, इस भाबर में कंकर पत्थरों की अधिकता के कारण इतनी अधिक पारगम्यता यानी सरंध्रता है, कोपरियान ये पड़िया, तो नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती है। ठीक है ना। फिर तराई, भाबर के बाद आता है तराई। सीक्वेंस देखना, ये शिवालिक, भाबर, तराई। भाबर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित 15 से 30 किमी चौड़ी दलदली पेटी है। अधिक आर्द्रता, दलदली क्योंकि यहाँ नदियाँ वापस बाहर निकलती है। अधिक आर्द्रता और वर्षा के कारण ये प्राय दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है, परंतु इनकी गति धीमी रहती है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है और जैव विविधता का विशाल भंडार है। हालांकि पाकिस्तान से आए शरणार्थी यहाँ ज़्यादातर तराई में ही बसाए गए थे। फिर बांगर प्रदेश, ये मैदानी भागों का वो भाग है जहाँ सामान्य बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। फिर बांगर प्रदेश, ये पुराने जलोढ़ा से निर्मित कंकड़ रेत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल और उच्च भूमि बन गई है। इसे स्थानीय नाम भूड़, जिसे हम राजस्थानी में कांकड़ बोलते हैं। उदाहरण के लिए गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग ये भूड़ निक्षेप के रूप में मिलता है। फिर एक खादर प्रदेश, अब है खादर। ये नवीन जलोढ़ा से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्राय हर वर्ष नई उर्वरक मिट्टी लाती है, अतः इस प्रदेश को कछारी या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ, पंजाब से असम तक, पंजाब से असम तक का एरिया विस्तृत। इस मैदानी भाग की संरचना स्थानीय विभिन्नताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। पंजाब के पश्चिमी मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है। पंजाब के पश्चिम में बांगर, पश्चिमी सप्त सिंधु प्रदेश जहाँ प्राचीन काल में आर्य ने अपनी पहली बस्ती बसाई, वहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर दोआबा का क्रम इस प्रकार है। सिंधु झेलम का सिंधु सागर दोआब, झेलम चेनाब का छाछ, रेचना, बारी, बिस्त, ये दोआब। आपको दोआब रटने पड़ेंगे। ठीक है, इन पूछिए। सरस्वती के लुप्त होने से अब सतलज सरस्वती दोआब का अस्तित्व नहीं मिलता। सतलज की पुरानी धारा ही राजस्थान में घग्गर के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ से फिर पाकिस्तान में चली जाती है फोर्ट अब्बास तक। पंजाब से पूर्व की ओर बढ़ने पर गंगा यमुना का दोआब मिलता है, जो पुराने बांगर जलोढ़ से निर्मित है। ये नए जलोढ़ से बनी खादर भूमि से भिन्न है। इसमें 15 से 30 मीटर की ऊंचाई मिलती है। इन दोनों के कारण बनी ढाल का स्थानीय नाम खोल है। गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में विभिन्न नदियों के जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख मिलते हैं। बंगाल का डेल्टाई मैदान अधिक आर्द्रता युक्त और दलदली क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपदीय मैदान भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार और हुगली के बीच, ये बंगाल में। यहाँ लेटेराइट संरचना भी काफ़ी दूर तक फैली है। असम की ओर गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ वेदिकाएं मिलती हैं। डिगले। उत्तर भारतीय मैदान आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अत्यंत उर्वर भूमि है। चूँकि यहाँ वर्षा और सिंचाई होती है, अतः यहाँ कृषि कार्य सहजता से संभव। सड़कों और रेल मार्गों के कारण यहाँ वाणिज्य व्यवसाय का समुचित विकास हुआ। इन्हीं कारणों से इन मैदानी क्षेत्रों में घनी जनसंख्या का बसाव है। अब अपन बात करते हैं
तटवर्ती मैदान। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व और पश्चिम में दो संकरे तटवर्ती मैदान मिलते हैं। देखो, ये वाले और ये वाले, जिन्हें क्रम से पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इनका निर्माण सागरीय तरंगा द्वारा अप्रदन निक्षेपण और पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, इन पठारी नदी, यहाँ से नदियाँ निकलती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से भी निकलती है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र तक विस्तृत है। ये पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। ये एक संकरी जलोढ़ पट्टी है जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर इसकी चौड़ाई अधिक है और कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। काठियावाड़ के मैदान में रेगुर मिट्टी का पर्याप्त विस्तार है। काठियावाड़ के मैदान में रेगुर यानी काली मिट्टी, रेगुर यानी काली मिट्टी जो बेसाल्ट लावा से बनती है। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट, ये कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक कन्नड़ तट, ये अत्यधिक संकरा मैदानी भाग है, यानी कन्नड़ तट बहुत ज़्यादा संकरा है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, ये मालाबार तट। यद्यपि कन्नड़ तट को कभी कभी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, नहीं मालाबार तट के अंतर्गत। मालाबार में पस जल और लेगुना की प्रधानता, पस जल यानी यूं महीने बड़ी ओर, ये लेगुन जिन्हें कयाल कहते हैं, यानी केरल, मालाबार यानी केरल के तट। ये वह जलीय भाग है जो स्थलों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए, महीने बढ़कर। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं। ये देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भाग में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाती है। दक्षिणी भाग में इसकी अधिकतम चौड़ाई मिलती है। यहाँ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, ये उत्कल या कलिंग तट या उत्तरी सरकार, जबकि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा से, यहाँ से कन्याकुमारी तक, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तटीय मंडल कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल। लौटती हुई मानसून पवना से सर्वाधिक वर्षा इसी प्रदेश में होती है। कम कटा छटा होने के कारण पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रय और बंदरगाहों की कमी है, जबकि पश्चिमी तट पर ज़्यादा है। कहीं कहीं लेगुना का निर्माण भी मिलता है। लेगून मतलब, लेगून और कयाल में एक, लेगून और कयाल में अंतर ये है कि कयाल अंदर धसे हुए हैं, यानी कि कयाल भूमि पर है और लेगून समुद्र में। उदाहरण के लिए चिल्का, कोलेरू, पुलिकट। पूर्वी तटीय मैदान अपने अधिक विस्तार के कारण कृषि की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण और घनी जनसंख्या का क्षेत्र है। ऐतिहासिक काल में भू संचलन के कारण दोनों ही तटीय भागों में निमंजन, इमरिसन, ओमंजन के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट निमंजन और कच्छ के निकट उत्थापन के प्रमाण मिले। निमंजन यानी नीचे दबाव, ओमंजन यानी ऊपर उठे। इसी प्रकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग में उत्थापन और दक्षिणी भाग में तिनेवेली, पुदुचेरी के निकट निमंजन। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब द्वीपीय भाग बचते हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। तो अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार की। भारत के द्वीपीय भाग में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप प्रमुख।
बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार स्थित अराकोनियोमा पर्वत श्रेणी का ही दक्षिणी विस्तार है। यानी कि अराकोनियोमा हिमालय का और अंडमान निकोबार एक्चुअली पर्वतीय भाग यानी डूबे हुए पर्वतीय भाग। इस प्रकार के द्वीप निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष है। दबियोड़ी उच्च भूमि। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। यहाँ है लैंडफॉल द्वीप। कोको जलमार्ग, इसके कोको जलमार्ग, क्योंकि यहाँ कोको द्वीप है जो वो म्यांमार का है, ये लैंडफॉल द्वीप है। ये कोको जलमार्ग म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने इलेक्ट्रिक निगरानी तंत्र लगाया। कहाँ? कोको। नारकोंडम द्वीप में 2 सुसुप्त ज्वालामुखी एवं बेरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो नारकोंडम और बेरन, ये 2 शब्द याद रखेंगे, नारकोंडम और बेरन। उत्तरी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। ये सदा हरित वना का भी क्षेत्र है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और प्रसिद्ध सेल्युलर जेल दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सेल्युलर जेल कहाँ है? दक्षिणी अंडमान। हाँ, जिसे काला पानी कहा जाता था। माउंट हैरियट और हेवलॉक यहाँ के अन्य प्रमुख द्वीप हैं जहाँ राष्ट्रीय पार्क है। लघु अंडमान अंडमान द्वीप समूह का दक्षिणी भाग है जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप है। इंदिरा पॉइंट ये पर स्थित है। यह अनेक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। नानकारी निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण द्वीप है, नानकारी। अब बात करते हैं लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह परवाल निर्मित, और जबकि ये निमज्जित पर्वत और लक्षद्वीप परवाल द्वीप के उदाहरण हैं। ये द्वीप अंतःसागरीय चबूतरा पर चूने का निर्वाह करने वाले मूंगा जीवा के अस्थि पंजरा से निर्मित। अंद्रोत द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, अंद्रोत शब्द। जबकि अमीन द्वीपी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, अमीन द्वीपी। कावरती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। ये मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आ गया। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग होता है। मूंगा चट्टाना से निर्मित ये द्वीप जैव विविधता के विशाल भंडार है। इसके साथ ही हम भारत का भू आकृति विभाग संपन्न कर लिया है। अब आप 1-2-3 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।